हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं का छठा अध्याय है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम का फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या है, छठा अध्याय है और इसका हम पहला पार्ट करेंगे आज। तो वे सभी प्रक्रियाएं, प्रक्रिया यानी PROCESS, वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है जैविक या जीवन प्रक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि, ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जो उनके उदाहरण हैं। यानी जो जीव अपनी जीवन को बनाए रखने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं करता है। जीवों में होने वाली जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, मतलब जीवों के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे अपचयी यानी कैटाबोलिक या फिर उपचयी एनाबोलिक, ये दो प्रकार की होती हैं। तो जो पोषण होता है वो पाचन तथा श्वसन अपचयी, मतलब उसमें क्या होता है, पोषण और श्वसन अपचयी होता है, जबकि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो उपचयी प्रोसेस होता है। उपचयी में ऑक्सीजन ऐड होती है और अपचयी में ऑक्सीजन निकलती है। आगे नोट, शरीर के अंतर वातावरण, शरीर का जो अंदर का वातावरण है उसके जो रासायनिक संगठन है उसको स्थिर और संतुलित बनाए रखने के लिए रखने की जो प्रक्रिया होती है वो स्थितिकता कहलाती है, समान कंडीशन रहना शरीर की। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से एक साथ मिलकर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, शरीर को बनाए रखते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो पहला जैव प्रक्रम जो है वो पार्ट ए का पोषण है, जो हम पढ़ेंगे अब। तो सभी जीवों को जीवित रहने के लिए शरीर में होने वाली जो विभिन्न उपापचयी क्रियाएं हैं, यानी मेटाबॉलिक जो अभिक्रिया रिएक्शंस हैं, उसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो ऊर्जा है वो भोजन से प्राप्त होती है। अतः जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाने वाले पदार्थ जो हैं उसके पाचन से पोषक तत्व को प्राप्त करने की क्रिया जो होती है उसको पोषण कहते हैं। भोजन में उपस्थित वे तत्व जो जीवों में वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, मरम्मत करते हैं यानी रिपेयर करते हैं, प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं, तो पोषक तत्व कहलाते हैं यानी न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। अतः वह भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक पाए जाते हैं, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण और जल, आवश्यक तथा संतुलित मात्रा में अगर उसकी उपस्थित हो तो वो संतुलित आहार कहलाता है। मनुष्य में उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए जो विटामिन्स होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलने वाले व वसा में घुलने वाले। तो जो जल में घुलने वाले होते हैं वो विटामिन बी और सी होता है, और जो वसा में घुल जाते हैं वो विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं। पोषण की विधियाँ। जीवों में पोषण जो है प्राप्त करने के लिए जीवों में पोषण प्राप्त करने की अनेक विधियाँ पाई जाती हैं, और इन्हें दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। तो एक तो होती है स्वपोषी और एक होती है विषमपोषी या फिर परपोषी पोषण। तो कुछ जीव जो हैं जैसे कि पादप या कुछ जीवाणु जो सरल जो अकार्बनिक तत्व होते हैं जैसे जल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इस प्रकार प्राप्त जो पोषण होता है उस पोषण को बोलते हैं स्वपोषी पोषण। जबकि अन्य जो जीव होते हैं जैसे जंतु, कुछ जीवाणु व कवक जटिल अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनको सरल तत्वों में तोड़कर एवं स्वर्गीकृत करके पोषण प्राप्त करते हैं, और यह विषमपोषी या परपोषी पोषण कहलाता है। इस कार्य हेतु ये जो जीव हैं वो जैव उत्प्रेरकों का उपयोग करते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। स्वपोषी पोषण, यह प्रक्रम स्वपोषी जीवों में पाया जाता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये जो दो प्रकार का होता है। पहला होता है रसायन स्वपोषी। इसमें जो प्रकाश होता है उसकी अनुपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती, जिसकी वजह से रसायन संश्लेषण, रसायनों के द्वारा जीवाणु जो होता है अपना भोजन निर्मित करता है। और भोजन के संश्लेषण यानी भोजन को बनाने के लिए कुछ जीवाणु हैं जो अकार्बनिक पदार्थों के जैविक ऑक्सीकरण से, मतलब उनके ऑक्सीकरण से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको ही प्रकाश जो उसको है प्रकाश ऊर्जा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है या करते हैं। अतः यह क्रिया रसायन संश्लेषण कहलाती है क्योंकि रसायनों के द्वारा होती है। और जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस आदि ये जीवाणु हैं जो इस प्रक्रिया को करते हैं। प्रकाश
स्वपोषी। तो इसमें क्या है, अधिकांशतः जितने भी हरे पौधे होते हैं वो पाए जाते हैं जो अपना भोजन का जो निर्माण है वो स्वयं करते हैं, और ये जड़ों द्वारा भूमि से विभिन्न खनिज पोषकों को प्राप्त करते हैं या अवशोषित कर लेते हैं। आगे है पादपों में पोषण प्रकाश संश्लेषण। तो ये अधिकांश जो हरे पादपों में होता है जो प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस है। प्रत्येक हरा जो पौधा होता है वो सूर्य के प्रकाश से की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन का निर्माण करता है स्वयं, और जो पादप हैं उनके द्वारा स्वयं भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। पादपों का जो हरा रंग होता है वो पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है उनमें, इसलिए जो पर्णहरिम जो है उसकी वजह से उनका रंग हरा होता है। तो जो पर्णहरिम होता है उसकी उपस्थिति के कारण जो पादप है वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। अतः जो प्रकाश संश्लेषण है उसको निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक क्रिया है, जीव के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जो सरल अकार्बनिक जो यौगिक होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, उसको प्रकाश या ऊर्जा यानी सूर्य का जो प्रकाश है तथा पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के रूप में बदल दिया जाता है। इसे निम्न समीकरण के द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और जल के अणु आपस में मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की वजह से ग्लूकोज का, जल का और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में जो ऑक्सीजन होता है वो सह उत्पाद के रूप में मुक्त हो जाती है, और यहाँ उत्पन्न जो कार्बोहाइड्रेट है वो पादपों की ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार श्वसन में उपयोग कर लिया जाता है, और जो शेष ग्लूकोज होता है वो मंड के रूप में संचयित कर दिया जाता है, जमा कर लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण के मुख्य 3 घटनाएं होती हैं इसके अंदर। एक होता है अवशोषण, एक होता है रूपांतरण और एक होता है उपचयन। तो जो अवशोषण है, पर्णहरिम के द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। फिर जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसका रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, और जो जल है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के अणु हैं उसमें टूट जाते हैं। अतः जो प्रकाश संश्लेषण है वो अभिक्रिया में मुक्त जो ऑक्सीजन होता है उसका जो स्रोत होता है वो जल होता है। अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है और उसकी ऑक्सीजन निकल जाती है। अब प्रकाश संश्लेषण का कार्य स्थल और हरित लवक, मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो किस जगह पर होती है। तो जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण जो है वो हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट उसमें होता है। ये सर्वाधिक संख्या में पत्तियों में पाए जाते हैं, और ये सूक्ष्म हरे रंग के डबल झिल्ली वाले और पट्टी के आकार के पट्टिकाएं से युक्त कोशिका अंग होता है, यानी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें जो क्लोरोफिल है वो पाया जाता है। इसमें इसके जो स्ट्रोमा होते हैं उसमें प्रकाश की अनुपस्थिति होती है। स्ट्रोमा वो छेद होते हैं जिनके द्वारा गैस निकलती है। तो उसमें क्या प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक जो अभिक्रिया होती है, जैसे केल्विन चक्र जो है वो संपन्न होता है। ये वाली अभिक्रिया होती है जहाँ पे प्रकाश की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस अभिक्रिया में NADP बनता है, और NAD यानी निकोटिमाइडिन एडेनिन यानी फास्फेट के एक रूप होता है जो प्राप्त होता है। पत्ती की अनुप्रस्थ काट, पत्ती की जो अनुप्रस्थ काट है उसमें जो पत्तियों की अनुप्रस्थ काट है उसमें जो मृदुतक होता है, मतलब मेरिस्टेमेटिक जो कोशिकाएं होती है उसकी बनी सबसे बाहरी लेयर होती है, और एक कोशिकीय परत, मतलब एक कोशिका की पूरी परत होती है जिससे अधिचर्म या फिर बाहर की त्वचा कहा जाता है, बाह्य त्वचा कहा जाता है। तो जो बाह्य त्वचा है उस पर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है, और प्रकाश संश्लेषण के समय ये छेद खुल जाते हैं और इनके द्वारा गैसों का विनिमय होता है। प्रकाश संश्लेषण के CO2 की आवश्यकता न होने पर जो छिद्र है वो बंद हो जाते हैं, और रंध्रों में 2 सैम के बीज के आकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन कोशिकाओं के जो भीतर है उसमें भित्ति जो होती है वो मोटी होती है तथा बाहर की जो भित्ति होती है वो पतली होती है। प्रकाश संश्लेषण जो है उसके द्वारा वायुमंडल का शुद्धिकरण होता है, ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है, और जिससे प्रदूषण में क्या होता है, कमी आ जाती है। आगे है विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी हैं उनके विपरीत कुछ जीवधारी अपने भोजन को
पदार्थ का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते तथा जो भोजन की के लिए अन्य जीव हैं वो या स्वयंपोषियों पर निर्भर होते हैं। ऐसे जीव परपोषी कहलाते हैं तथा पोषण की यह प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। परपोषण जो परपोषी जीव होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राणी समभोजी मतलब होलोजोइक। इसमें सभी क्या होते हैं, शाकाहारी जो साग सब्जी खाने वाले होते हैं या फिर मांस खाने वाले होते हैं या फिर इन दोनों चीज़ों को खाने वाले होते हैं, वो आते हैं होलोजोइक में। परजीवी यानी पैरासाइट्स, तो वे जीव जो दूसरे जीवों यानी जंतु या पादप के शरीर पर आश्रित रहकर उन्हें मारे बिना अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे फीताकर्मी, अमरबैल, जोंक, खटमल आदि। आगे है मृतोपजीवी मतलब मरे हुए को खाना। तो वे जीव जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृतोजीवी कहलाते हैं, मृतोपजीवी। और ये जीव मृत जटिल अकार्बनिक पदार्थों को सरल तत्वों में अपघटित कर देते हैं और अपघटित कर पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि कवक, कुछ जीवाणु हैं, यीस्ट है और मशरूम है। अब आगे है अमीबा में पोषण। तो अमीबा क्या है, प्राणी संभोजी यानी होलोजोइक है और इस प्रकार का अंतकोशिकीय पोषण होता है। कोशिका के अंदर पोषण पाया जाता है जो कि अंगुली के आकार के उसमें प्रवर्ध होते हैं। सूडोपोडिया जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो उनके पैर होते हैं कूट पादाप मतलब पादाप उसको बोला जाता है, जो पूरी तरह पादप नहीं कहलाते। तो यह अविकसित जो पादप होते हैं वो ये क्या करता है, जल के साथ आए जो भोजन के कण हैं उनको कोशिका की सतह के द्वारा अंदर की तरफ ग्रहण कर लेता है और उसके बाद जो अपचित भोजन के कण होते हैं वो कोशिका भित्ति के द्वारा बाहर निकाल देता है। अगला है मनुष्य में पोषण। भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जो जटिल पदार्थ हैं वो शरीर के द्वारा प्रयोग में लाए जाने योग्य उपयुक्त सरल पदार्थों के रूप में अपघटित करने की जो क्रिया होती है पाचन क्रिया कहलाती है, मतलब पाचन कहलाता है। इस प्रकार इस क्रिया को करने के लिए जो मानव शरीर है उसमें एक संपूर्ण तंत्र होता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। और इस पाचन तंत्र में भोजन का जो पाचन है वो विभिन्न प्रकार के पाचक विकिरो या फिर एंजाइम होता है जिनकी सहायता से ऐसा होता है। इन पाचक जो एंजाइम हैं उनका श्रावण जो है इसी पाचन तंत्र में उपस्थित पाचक क्रियाएं जो होती हैं, पाचक जो ग्रंथियां होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, वो करती हैं। अतः जो अध्ययन है उसकी सुविधा हेतु मानव में पाए जाने वाले जो पाचक तंत्र है वो दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है आहार नाल और एक होता है पाचक ग्रंथियां। पहला जो है आहार नाल। आहार नाल की जो लंबाई होती है 8 से 10 मीटर तक होती है और ये मुख्यतः मुंह से शुरू होता है और ग्रसनली और अमाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत में होकर विभक्त अलग अलग होता है। मनुष्य में जो मुख गुहा होती है उसके निम्नलिखित 4 प्रकार के उसमें दांत पाए जाते हैं। दांतों के जो प्रकार है वो इंसीजर है, कैनिन है, प्रीमोलर और मोलर है, मतलब कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। तो जो इंसीजर होते हैं वो 4 जोड़ी होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं जिसमें 4 दांत होते हैं और जो रंधक जो कैनिन्स होते हैं वो 1 जोड़ी होते हैं यानी उसमें 2 दांत होते हैं। और अग्रचर्वणक जो होते हैं प्रीमोलर वो 2 जोड़ी होते हैं 4 दांत होते हैं और चयवर्णक जो होते हैं वो 3 जोड़ी यानी 6 दांत होते हैं। और जो पहले वाला है वो भोजन को कुतरने के काम आता है, दूसरा भोजन को चीरने फाड़ने के काम आता है, तीसरा भोजन को चबाने के और पीसने के काम आता है, चौथा पीसने के लिए काम आता है। ये जो मनुष्य है वयस्क मनुष्य उसका दंत्र सूत्र है जिसमें जो आई है वो 2/2 यानी 2 ऊपर 2 नीचे, सी 1/1 1 ऊपर 1 नीचे, जो प्रीमोलर है 2/2 2 ऊपर 2 नीचे, मोलर जो है 3 ऊपर 3 नीचे, एक साइड दूसरी साइड। टोटल मिला करके कितना है 8 ऊपर 8 नीचे, 8 दूनी कितने हो गए 16 दूनी 32, टोटल 32 दांत होते हैं। जो दंत्र सूत्र है वो ये 4 प्रकार के होते हैं उसमें दंत में पाए जाते हैं। इनका जो है शिशु में जो दूध होता है उसके दांत 20 दांत होते हैं और इनमें जो अग्रवर्णक जो है उसका अभाव होता है यानी कमी होती है, अग्रचवर्णक जो होते हैं। और जीभ जो है भोजन का स्वाद बताने के लिए और जो लार मिलाने की सहायता लार मिलाने में सहायता करती है। लार जो ग्रंथि होती है वो मनुष्य में 3 जोड़ी होती हैं यानी 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो पृथक लार है वाहिनी द्वारा
मुख गुहा में खुलती है। 6 मतलब ग्रंथि के एक 3 जोड़ी ग्रंथि होती है जो 6 जगह पे होती हैं। तो जो लार ग्रंथि होती है वो लार रस निकालती है, श्रवण करती है, जिसमें लाइजोजाइम या टाइलिन नाम का एक एंजाइम या फिर एमाइलेस नाम का एंजाइम पाया जाता है। जो ग्रसनी होती है और ग्रसिका होती है, ये मुंह से आगे का और पिछले मतलब मुंह से आगे का मतलब पीछे का भाग होता है, और इसका जो पृष्ठ होता है, भाग जो होता है, नासा ग्रसनी, नाक का जो द्वार है, नाक की जो नली होती है उसके अधर भाग या मुख ग्रसनी द्वारा कहलाता है, मतलब इससे आगे का जो भाग है। नासा ग्रसनी जो है वो ग्लोटिस मतलब घाटी द्वार जिसे बोलते हैं, ग्लोटिस नीचे की तरफ द्वारा श्वास नली में खुलती है, सांस की नली में। और जो ग्रसनी है उसका जो द्वार है उस पर पत्ती के समान एक लटकी हुई उपास्थि होती है जिसे कार्टिलेज बोलते हैं, उसकी बनी संरचना पाई जाती है जो घाटी डापन या फिर घाटी ढक्कन कहलाती है। जो आगे है एपिग्लोटिस कहलाती है। भोजन जो है वो निगलते समय घाटी ढक्कन जो है घाटी द्वार को ढक देता है, और जिससे क्या होता है भोजन जो है श्वास नली में, श्वास नाल में न जा करके जो ग्रसनली है या फिर ग्रसिका में ही जाता है। और ग्रसिका जो है एक संकुचन होने वाली और पेशीय और नलिका जैसी संरचना होती है जो अमाशय में जुड़ी होती है, मतलब अमाशय से वो जुड़ी होती है। अमाशय जो होता है ये जे आकार का होता है और जो थैलीनुमा होता है, थैली के आकार की संरचना होती है, और इसके 3 भाग होते हैं। जो ऊपर का भाग होता है उसको जठरागामी कार्डियक रीजन बोलते हैं, और मध्य भाग को बोलते हैं फंडिक रीजन यानी बुंदी, तथा जो नीचे का अंतिम भाग होता है वो जठर निर्गामी यानी पाइलोरिक रीजन कहते हैं। इन तीनों भागों में बटा होता है। अमाशय में स्थित जो अमाशय जो रस होता है जिसको जठर ग्रंथि से जठर रस जो निकलता है, मतलब जठर ग्रंथि होती है जिससे जठर रस का स्रावण होता है, और संपूर्ण जो अमाशय होता है उसमें जठर की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और यह HCl के जो श्रवण है उसके कारण अम्लीय होता है। छोटी आंत, यह मनुष्य में जो आहार नाल है उसका सबसे संकरा तथा सबसे लंबा भाग होता है जो 6 से 7 मीटर होता है। इसकी जो आंतरिक संरचना है उसके आधार पर जो ग्रहणी है, मध्यांत्र तथा क्षुद्रांत या फिर शेषांत्र में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया इसको। और जो ग्रहणी होती है वो भाग अंग्रेजी के सी के और या फिर यू आकार का होता है। छोटी आंत का जो शेषांत्र मतलब लास्ट का जो हिस्सा होता है उसमें रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर जो आंत के जो अवशोषण तल को अत्यधिक बढ़ा कर देते हैं, मतलब उसमें तत्व इस तरीके से होते हैं, उसकी जो मतलब क्या कहते हैं स्किन होती है इस तरीके से, तो इससे क्या होता है एरिया बढ़ जाता है और भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों आसानी से मतलब बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। बड़ी आंत जो होती है ये लगभग 1.5 मीटर की होती है, लंबी संरचना होती है। जो छोटी आंत और बड़ी आंत में एक थैले जैसे भाग में खुलती है, जिसका एक सिरा है 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी संकरी व बंद नली के रूप में निकला रहता है। इसे क्रीमी रूपी या फिर परिशेषिका कहते हैं। बड़ी जो आंत होती है वो 3 भागों जैसे सीकम, कोलन और मलाशय इन तीनों भागों में बढ़ती है, और इस भाग में जो पचा हुआ जो भोजन होता है वो जल के अवशोषण का होता है, और साथ ही अपचित जो भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है आगे की तरफ। जो सीकम भाग होता है उसमें 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी अर्धनाल जुड़ी होती है, जिसे क्रमी रूप या फिर परिशेषिका, वर्मीफॉर्म या फिर अपेंडिक्स कहते हैं। जो मानव में यह जो अवशेषी अंग पाया जाता है, अवशोषी अंग पाया है मतलब अवशोषी अंग होता है। पाचन ग्रंथियाँ, मनुष्य में मुख्य पाचक जो ग्रंथियाँ है वो निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं, जैसे कि ग्रंथि है और एंजाइम कौन सा उसमें और पाचन किस चीज़ का करता है। तो जो मुंह में लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि से लार निकलता है, और एंजाइम इसमें होता है सिलेवरी अमाइलेस, और जो ये क्या करता है स्टार्च जो होता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है या परिवर्तित कर देता है। जठर ग्रंथियाँ होती है अमाशय के अंदर, और उसमें जठर रस पाया जाता है जो पेप्सिन, रेनिन और लाइपज, मतलब इसमें ये 3 एंजाइम होते हैं। तो जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दूध का पाचन करता है, और लाइपेज वसा का पाचन करता है। यकृत जो है उसमें मतलब पितरस निकलता है उसमें, और पितरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता। तो वो ये क्या करता है बड़े जो वसा बिंदुओं हैं उनको इमल्सीकरण करता है, मतलब ये मिक्स करता है क्या कहते हैं
जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं उनको आपस में मिक्स करता है, एमिक्सिय मतलब अविलीय पदार्थ को। अग्नाशय के अंदर अग्नाशयी रस होता है और हार्मोन होता है इंसुलिन और ग्लूकेगोन। तो जो एमाइलेज लाइपेज ये एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन पाया जाता है, काइमोट्रिप्सिनोजेनेज जो एंजाइम है वो पाया जाता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है और लाइपेज पचाता है वसा को, और प्रोटीन जो है जो प्रोटीन को ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पचाता है। आगे है आंतीय ग्रंथि या फिर आंतरस। जो आंत की ग्रंथि होती है आंतरस को निकालती है। इसमें इरेप्सिन होता है, माल्टेज होता है, लैक्टेज होता है, लाइपेज होता है तथा स्टीएप्सिन और सुक्रेज नाम के एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने वाला होता है इरेप्सिन, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने वाला। माल्टोज को ग्लूकोज से के अणुओं में तोड़ने वाला माल्टेज एंजाइम होता है। लैक्टोज को ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में तोड़ने वाला लैक्टेज होता है। और सुक्रोज जो है उसको ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में तोड़ने वाला सुक्रेज होता है। और वसा का पाचन करने वाला लाइपेज इसमें पाया जाता है। जो यकृत होता है, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसका भार होता है 1500 ग्राम यानी 1.5 किलो। यकृत का जो कार्य होता है वो पित्तरस का निकालना, श्रावण करना होता है। और हिपेरिन जो प्रतिस्कंदन होता है एक कारक होता है श्रवण में, और यूरिया का संश्लेषण, ये यूरिया का निर्माण करता है और विषैले पदार्थों का हरण करता है, मतलब नाश करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तथा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर उसका संचय कर लेता है। आगे है भोजन के पाचन की क्रियाविधि। तो जो जटिल घुलनशील खाद्य पदार्थ होते हैं उसको भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलकर इन्हें अवशोषण योग्य छोटे छोटे सरल घटकों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको पाचन या डाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद अंतर्ग्रहण, इसमें मतलब प्रोसेस, पहला जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, भोजन को चबाना, अमाशय में भोजन की लुगदी बनाना, मतलब गोल गांठ बनाना, और आहार नाल जो है उसमें क्रामाकुंचन गति के द्वारा पेशीय संकुचन के कारण भोजन को आगे की तरफ खिसकाना आदि सम्मिलित है। क्रामाकुंचन जो गति होती है वो अपने आप स्वायत्त मतलब अपने आप तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण से एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया के रूप में होती है। अपने आप जैसे खाना आया वैसे ही क्रिया स्टार्ट हो गई। आगे है पाचन। इसके अंतर्गत जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं उनके द्वारा स्रावित जो रस होता है उसके जो एंजाइम होते हैं वो जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थ को सरल घुलनशील इकाइयों में तोड़ देता है। अवशोषण, जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक अम्ल है तथा न्यूक्लियोटाइड जो है उसके अंतिम जो उत्पाद है उनका अवशोषण रसांकुर के भीतर उपस्थित रुधिर कोशिकाओं में होता है। जबकि जो वसा है उसके अंतिम जो उत्पाद होते हैं उनका अवशोषण लसिका वाहिनी होती है, लसिका तंत्र होता है उसके द्वारा होता है। पचे हुए जो सरल खाद्य अणु हैं उसका अवशोषण आहार नाल की छोटी इकाइयों में, छोटी आंत में होता है, और जो वसा है उसका पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में ही होता है। अगला प्रोसेस है स्वांगीकरण। तो पचा हुआ जो भोजन होता है वो उसका पदार्थ कोशिकाओं के द्रव में पहुंचने के बाद उसी में विलीन या मिक्स हो जाते हैं, इसे स्वांगीकरण कहते हैं, अंग में मिल जाना। मल विसर्जन, पाचन समाप्त होने के बाद आहार नाल के कुछ अपशिष्ट पदार्थ शेष रह जाते हैं जिसका पाचन संपन्न नहीं हो पाता, और अतः इनका मानव शरीर से उत्सर्जन हो जाता है, मतलब ज़रूरी है और वो हो जाता है। पाचन क्रिया जो है वो भौतिक क्रिया भी है और रासायनिक क्रिया भी है। तो भौतिक क्रिया के अंतर्गत चबाना, क्रमकुंचन, भोजन की लुगदी बनाना है आदि होते हैं, जबकि जो रासायनिक क्रिया है उसमें विभिन्न एंजाइमों के द्वारा भोजन का अपचयन करना होता है। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।